स्टैंडर्ड 10th कक्षा 10वीं के विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 6 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों इस पाठ को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको हम अपने आप में अच्छे ढंग समझने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 ग्रुप समझते हैं। पार्ट 1 है प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। दूसरा भाग है अपवर्तनांक और प्रकाश का विक्षेपण। इसके संदर्भ में आप लोग कक्षा 9वीं में प्रकाश के परावर्तन का क्या अर्थ है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन से हैं, इसको पिछली कक्षा में अध्ययन किया है। फिर भी हम उसका अध्ययन यहाँ पर कुछ कृतियों के माध्यम से आपको समझाएंगे। यह पाठ जो है पेज नंबर 73 पर है विद्यार्थियों। प्रकाश के अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में 3 कृतियाँ की गई हैं। यहाँ पे साहित्य में उपकरण में कांच का ग्लास, 5 रुपये का सिक्का, पेंसिल और धातु के बर्तन इत्यादि का उपयोग उपकरण के रूप में किया गया है, जिसे विज्ञान की भाषा में साहित्य कहते हैं। अब हम कृति 1 देखें बच्चों। कृति 1 में यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है पानी से भरा कांच का गिलास लीजिए। दूसरा, उसमें पेंसिल खड़ी करके आधी डुबा कर रखिए और पानी में डूबे हुए भाग की मोटाई का अवलोकन कीजिए। तीसरा पॉइंट है अब पेंसिल तिरछी रखकर अवलोकन कीजिए। इसी को हम लोग यहाँ पे चित्र के माध्यम से विद्यार्थी यहाँ देखेंगे। यहाँ पर एक कांच का ग्लास लिया गया है, कांच का पात्र जिसको हम कहते हैं, और उस पात्र में H2O यहाँ पर पानी भर दिया गया है और एक पेंसिल को यहाँ पे सीधा रखा गया है। तो इसमें हम अवलोकन किस भाग का करेंगे? पेंसिल का वह भाग जो यहाँ पर पानी में डूबा हुआ है। अवलोकन करने पर क्या दिखाई पड़ता है? अवलोकन करने पर विद्यार्थियों को दिखाई पड़ता है कि पेंसिल का जो भाग पानी के अंदर है वह वास्तविक मोटाई से अधिक मोटा दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि हम लोग जो बाहर देख रहे हैं यह माध्यम है हवा, और ये पानी जो है जो H2O है बच्चों, यह जो है सघन माध्यम है। और हवा क्या है विद्यार्थियों? हवा एक विरल माध्यम है। जब हम सघन माध्यम में रखी हुई वस्तु को विरल माध्यम में रहकर देखते हैं, हमें वस्तु अपने वास्तविक मोटाई से अधिक मोटी दिखाई पड़ती है। दूसरी कृति बच्चों यहाँ पर दिया गया पाठ्य पुस्तक में एक धातु के बर्तन में 5 रुपये का सिक्का लिया गया है। दूसरा पॉइंट दिया है बर्तन के पास से धीरे धीरे आप दूर जाइए। एक मित्र को कहिए जिस स्थान पर वह सिक्का दिखाई न दे उस स्थान पर अपने मित्र को कहिए कि वह मित्र उसी स्थान पर रुक जाए जहाँ पर उसे सिक्का नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप क्या करेंगे? आप सिक्के की ओर देखते रहें और आप अपने मित्र को कहिए कि उसमें धीरे धीरे पानी इस प्रकार डालें कि सिक्के को किसी प्रकार का धक्का न लगे। पानी का स्तर एक विशेष ऊंचाई तक आने के बाद आपको पुनः सिक्का दिखाई देने लगता है। इस कृति को बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ समझते हैं कि यहाँ पे 5 रुपये का एक सिक्का लिया गया है और सिक्के को मान लो एक पात्र है धातु का, इसमें यह सिक्का 5 रुपये का यहाँ पर रख दिया गया है और इस सिक्के को रखकर मित्र को बोलते हैं। यहाँ से मित्र देखता है नहीं दिखाई पड़ता, फिर और दूर जाता है, इसमें पानी डालते जाते हैं। तो पानी डालते समय एक मान लो पानी का स्तर जब यहाँ पहुँचता है तो एक ऐसी ऊँचाई पानी जब पहुँचता है कि सिक्का मित्र को दिखाई देने लगता है। जब मित्र बोले कि सिक्का मुझे दिखाई दे रहा है तो बोलो कि वहीं पर रुक जाओ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जब पात्र को रखे 5 रुपये का सिक्का पात्र में रखे थे तो हवा के माध्यम में रखे थे और उस धातु के पात्र में भी हवा थी, तो हमें सिक्का नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही पानी डालते हैं तो इसका माध्यम बदल जाता है, इसका माध्यम हो जाता है सघन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सघन माध्यम पानी एक सघन माध्यम है, और जब पानी का स्तर ऊपर आता है तो एक निश्चित ऊंचाई पे वस्तु जो है हमें अपने वास्तविक
ऊंचाई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसका अर्थ यह होता है विद्यार्थियों, अगर हम विरल माध्यम में रहकर सघन, हवा क्या है, हवा एक विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। अगर हम सब विरल माध्यम में स्थित होकर सघन माध्यम में रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु हमें अपने वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। इसी कृति के अंतर्गत एक और यहाँ पर समझाया गया है। जो पेंसिल यहाँ रखे थे, पेंसिल को अगर आप पहली कृति में यहाँ आप सीधा रख दिए थे, उसमें देखा गया अगर पेंसिल को आप तिरछा करके रखते हो तो यहाँ देखते हैं जहाँ पर पानी का सतह मिल रहा है और यहाँ पात्र में पानी है तो एक पेंसिल जो है यहाँ पर टूटी हुई दिखाई पड़ती है। पेंसिल, यद्यपि आज पेंसिल टूटी नहीं है, टूटी हुई आपको आभास होती, क्यों? माध्यम में परिवर्तन होने के कारण। तो जो यहाँ पे आपके पाठ्यपुस्तक में कृति 1, कृति 2 और दिखाई गई है, इसका अर्थ है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश जब एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तब उसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप लोगों को एक परिभाषा पूछी जाएगी, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो 1 नंबर परिभाषा में लिखेंगे। अगर ऐसा कहा जाए कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके संदर्भ कोई कृति स्पष्ट करें तो 3 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो कृति में इन तीनों में से कोई एक कृति आप कर सकते हो। अब कृति यहाँ 3 दिया है, कृति 3 को स्पष्ट करने के लिए विद्यार्थियों यहाँ पर फिगर पेज नंबर 74, फिगर नंबर 6.1, यहाँ एक आयताकार कांच का टुकड़ा लिया गया है जिसको हम क्रमशः PQRS नाम देते हैं और उसके बाद PQ नाम के बाद इसका जो है यहाँ पर एक पिन रखते हैं और पिन को जो है हम देखते हैं PQ के पास, यहाँ पिन रखते हैं उसके थोड़ी दूर पर, उसको हम देखते हैं SR भुजा के पास। तो हमें वह जहाँ दिखाई पड़ता है वहाँ पर मान लीजिए हमको बिंदु, ये जो पिन P रखा है उसका हमें प्रतिबिंब मान लो आवाज़ दिखाई पड़े C पर, तो यहाँ निशान बना देते हैं। फिर दूसरी पिन रखते हैं, A रखते हैं, तो वो जहाँ दिखाई पड़ता है वो मान लो D दिखाई पड़ता है, वहाँ निशान लगा देते हैं। फिर उसको मिलाते हैं। मिलाते समय देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों यहाँ डॉट लाइन दिखाई गई। डॉट लाइन माना होता है आभासी लाइन। आभासी लाइन का अर्थ होता है कि आपको प्रतीत हो रहा है जबकि वास्तविकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है विद्यार्थियों देखो हवा है। हवा अभी मैंने बताया हवा क्या है, सघन माध्यम, हवा यहाँ बच्चों विरल माध्यम है और ये जो कांच है यह सघन माध्यम है। आपको यहाँ पर थोड़ा मैं बता दूँ कि यहाँ पे हवा जो है, हवा, दूसरा आता है यहाँ पे कांच और तीसरा यहाँ पर आता है बच्चों पानी। हवा विद्यार्थियों यह विरल माध्यम, ध्यान रखना बार बार ये प्रश्न है, ये विरल माध्यम है। कांच और पानी ये दोनों सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब हम विरल माध्यम में रखकर सघन माध्यम रखी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु जो है वह तिरछी दिखाई पड़ती है। यहाँ पे एक अभिलंब डाल देते हैं, यहाँ पे यन एक अभिलंब है। इसी प्रकार से कक्षा 9th में आप कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किए होंगे, वो परिभाषाएं हम आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। परिभाषाएं जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अविलंब और आपतन बिंदु। आपतित किरण क्या है बच्चों, जैसे मान लो एक पृष्ठभाग है, किसी पृष्ठभाग पर पड़ने वाली जो किरण होती है, मान लो A और B है, यह मान लीजिए M और N एक दर्पण है। तो यहाँ बताया गया A और B जो है यह क्या हुआ, आपतित किरण हुआ। अब इससे लौटने वाली किरण, किसी पृष्ठभाग पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी यहाँ परावर्तित किरण। आप पृष्ठभाग पड़ने के बाद वह इसके विपरीत दिशा में लौटती है तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। मान लो A B यहाँ पर आपतित किरण हो गई और यहाँ पे B और C यह जो है परावर्तित किरण हो गई। यहाँ पे इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। 9th में आपको पढ़ाया गया होगा, इसको बोलते हैं आपतित किरण। उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण
जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ए बी जो है आपतन बिंदु हुआ, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से एक सीधा लंब खींच देते हैं रेखा, उसको बोलते हैं बी एन। तो यहाँ पे बी एन क्या हुआ बेटा, बी एन जो है अभिलंब हुआ। बी एन आपतित किरण और परावर्तित किरण के दोनों जिस बिंदु मिलते हैं उस बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो बी एन यहाँ पर अभिलंब हो जाता है। अब आता है आपतन कोण। आपतन कोण दर्शाते हैं आई से और परावर्तन कोण दर्शाते हैं आर से। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। ध्यान दें, फिर सुनिए आप, आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। आप लोगों के पाठ्यपुस्तक में आपतन कोण को कोण आई से दर्शाया जाता है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे अधिकांशतः कोण आर के द्वारा दर्शाया जाता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन इनका मान जो है आपतन और परावर्तन कोण के मान लगभग जो है एग्जैक्ट जो है सेम होते हैं। तो ये यहाँ पे 6 परिभाषाएं हैं। ये परिभाषाएं 9th में है और 10th में भी हैं। तो आपको समझने में सुविधा हो, कोई विद्यार्थी का अगर ध्यान नहीं तो इसलिए मैंने इसको रिपीट किया। पुनः आप एक बार देखें, आपतित किरण किसी पृष्ठभाग पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठभाग से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसमें आपतित किरण ए बी है और परावर्तित किरण बी सी है। आपतित किरण इसमें क्या है, ए बी है। इसमें परावर्तित किरण क्या हुआ, बी सी है। आपतन कोण क्या हुआ, आपतन कोण हुआ ए बी एन। कोण आई बराबर कोण ए बी एन। परावर्तन कोण क्या हुआ, कोण सी बी एन बराबर कोण आर के होता है। तो अब जो है अभिलंब क्या हुआ, बी एन यहाँ पे अभिलंब, यहाँ पे बी एन एक अभिलंब का कार्य करता है। आपतन बिंदु बी हुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे फिगर 6.1 यहाँ दर्शाया गया है बच्चों। अब आप आते 6.2 पर, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक प्रतल में होते हैं। आप यहाँ पे 2 नियम बताए गए हैं। पहला बच्चों, आपतित किरण और अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। दूसरा नियम बच्चों क्या है, दिए गए माध्यमों के युग के लिए हवा और कांच साइन आई और साइन आर का अनुपात स्थिर रहता है। आई आपतन कोण तथा आर अपवर्तन कोण होता है। अपवर्तनांक संदर्भ विद्यार्थियों यहाँ बताया गया है कि विभिन्न माध्यमों के लिए तथा एक ही माध्यम के लिए विभिन्न रंगों के प्रकाश किरणों के लिए अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होते हैं। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई अपान साइन आर इक्वल स्थिरांक। स्थिरांक को स्मॉल एन से दर्शाते हैं। स्थिरांक एन को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि एन क्या है, एन जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। 2 माध्यमों की सीमा पर लंबवत आपतित किरण आई बराबर 0, उसी रेखा पर आगे r = 0 होता है। माध्यम में प्रकाश के वेग पर अपवर्तनांक निर्भर होता है। अब बच्चों पेज नंबर 75 पर यहाँ एक सारणी दी गई है। सारणी में हवा, बर्फ, पानी, अल्कोहल, केरोसिन, फ्यूज, क्वार्ट्ज, अपर टर्पेंटाइन तेल, बेंजीन, क्राउन कांच, खनिज नमक, कार्बन डाइसल्फाइड, फ्लिंट कांच, लाल रत्न, माणिक, नीलम रत्न, हीरा, ये सभी माध्यम हैं। इन सभी माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग है। इस सारणी आप पाठ्यपुस्तक अपनी कॉपी में बना लेंगे और इसके अपवर्तनांक को याद करेंगे, क्योंकि इसमें अपवर्तनांक में से 2 प्रश्न बन सकते हैं। या तो इसमें रिक्त स्थान प्रश्न बनेंगे या जोड़ियाँ मिलाओ। तो हम आते हैं बच्चों 6.3 पर। 6.3 में यहाँ माध्यम, एक कांच का माध्यम बताया गया, कांच का टुकड़ा है। माध्यम 1 और माध्यम 2। माध्यम 1 क्या है, हवा। हवा क्या है बच्चों, यहाँ पे हवा विरल माध्यम है। और कांच क्या है बच्चों, यहाँ पे कांच जो है यहाँ सघन माध्यम है। तो हम देखते हैं कि यहाँ बताया गया कि माध्यम 1, हवा को माध्यम 1 माना गया है और कांच को माध्यम 2 माना गया है, 1 और 2। तो माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 है और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 यदि है तो पहले माध्यम में प्रकाश के वेग और दूसरे माध्यम प्रकाश के वेग का अनुपात पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का पूर्णांक 2n1 कहते हैं। 2n1 बराबर होता है विद्यार्थियों v1/v2।
v1 का अर्थ है पहले माध्यम प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम प्रकाश का वेग। इसी को उल्टा करके विद्यार्थियों अगर 2n1 की जगह पर यह पूछा जाए कि 1n2 का अर्थ क्या है, तो 1n2 का अर्थ हो जाएगा कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम में अपवर्तनांक का अर्थ, तो 1n2 बराबर u2/v1 होता है। अब हम लोग यहाँ पर अब माने बताइए, देखिए ज़रा, यदि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम सापेक्ष 2n1 है और तीसरे माध्यम का दूसरे माध्यम सापेक्ष 3n2 है, तो 3n1 का अर्थ क्या है, इसका मान कितना होगा। इसके संदर्भ बच्चों यहाँ पे 6.4 अलग अलग माध्यमों के लिए अपवर्तनांक दर्शाए गए हैं। विरल माध्यम I, सघन माध्यम R, यहाँ सघन माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम। पहले के विषय में यहाँ बताया गया है जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती हैं तो अवलंब को झुक जाती हैं। इसको आप नोट में स्पेशल रूप से नोट कर लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम विरल माध्यम में जाती हैं तो अवलंब से दूर हट जाती हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों, यदि प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते समय माध्यम की सीमा पर लंबवत आपतित होती है तो उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती, यह कर सकते हैं। अथवा इसके स्थान पर संक्षिप्त कहना चाहें तो यह भी लिख सकते हैं कि उसका अपवर्तन नहीं होता। ये माध्यम बना लेंगे। आज हम लोग जो है स्टैंडर्ड में यहीं तक पढ़ेंगे। तो आपको प्रश्न में क्या दिया जा रहा है, ये परिभाषाएं लिखना है बच्चों। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अवलंब। क्वेश्चन नंबर 1 अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों 2n1 का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 2n12 का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।